बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमाएं। अजनबी के वो ज़ख्म जिन पर से कपड़ा हटाने में कोई अर्ज नहीं था, उसने नंगे किए और उन पर राख डालती गई और पट्टियां बांधी गई। ऐसा करते उसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था, ये कोई भला आदमी है और इसे मदद की शदीद तरीन ज़रूरत है। वो किस गाँव किस कबीले का था, इस हवेली से और यहाँ रहने वालों से इसका क्या ताल्लुक था, ये बातें बाद में भी सोची जा सकती थी। जब वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जख्मी की मरहम पट्टी कर रही थी, उसकी आंखें नीमवा थी और वो शानी की तरफ देखता चला जा रहा था। जख्मी का खून किसी हद तक बंद हो गया तो शानी के जहन में पहला ख्याल यही आया कि वो कम अज कम बाबू को इस बारे में जरूर बता दे। वो इस इरादे से उठी तो उसकी निगाह जख्मी के जर्द चेहरे पर पड़ी। शायद वो अपना सर नफी में हिलाने की कोशिश कर रहा था। मुमकिन था कि वो उसे बाहर जाने और उसके बारे में दूसरों को बताने से रोक रहा हो, लेकिन शानी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। इसे कम अज कम बाबू को तो आगाह करना ही था। वो आमती हुई ऊपर बाबू के पास पहुंची और उसे जगाया। पहले तो बाबू उसके खून आलूद कपड़े देखकर बुरी तरह घबरा गई। फिर शानी ने उसे तसल्ली दी और असल सूरत हाल से आगाह किया। उसने सारी बात शुरू से आखिर तक बाबू को बताई। बाबू ने शाल ओढ़ी और शानी के साथ नीचे सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में पहुंची। दोनों घबराई हुई थी, लेकिन बाबू की घबराहट निस्बतन ज्यादा थी। जख्मी इस तरह फर्श पर लेटा हुआ था। खून के ज्यादा इखराज के सबब वो शदीद तरीन नकात के असर में था। रंग बिल्कुल खल्दी हो रहा था। बाबू ने उसका सरापा देखा, फिर उसकी निगाह जख्मी के हाथ के कड़े पर पड़ी। वो चौंक सी गई। चलने में बाद बाबू शानी को कमरे से बाहर ले आई। सरगोशी में बोली, शानी मुझे पक्का यकीन है ये बंदा सियालों का है। नारपुर के चौधरी और आसे पासे के जमींदार सियालों को अच्छा नहीं समझते। तुमने ठीक ही किया है कि अभी किसी को नहीं बताया है। ये बेचारा तो पहले ही अध मरा हुआ है। अब क्या किया जाए इसका? शानी ने पूछा। खून तो इसका बंद हो गया, हो सकता है कि सुबह तक इसकी हालत संभल जाए। फिर जरा तवक्कुफ से बोली, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दो ही तरीके हैं, या तो इसके बारे में बैरजी और मुंशी रशीद वगैरह को बता दिया जाए, या इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। अभी इसकी हालत तो ऐसी नहीं लगती कि यहाँ से निकल सके। शानी फिक्रमंदी से बोली, पर बलिए लोके, हम अपने लिए कोई मुसीबत भी तो खड़ी नहीं कर सकते। अगर ये बंदा किसी गलत नीयत से हवेली में घुसा है या इसकी हमारे बंदों के साथ कोई दुश्मनी है, तो फिर इसकी मदद करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। शानी ने कहा, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। शाम के बाद जब आप मैर जी की मुट्ठी चापी करने गई थी, बेले की तरफ से फायरिंग की आवाजें आई थी। हाँ, वो आवाजें तो मैंने भी सुनी थी, बाबू ने कहा। मैंने बाद में मुंशी चाचा से पूछा था। उसने बताया कि बेले में कुछ लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, कोई जमीन वगैरह का मामला है। लड़ाई में जख्मी होने वाले एक बंदे को मरहम पट्टी के लिए यहाँ नारपुर में भी लाया गया है। तुम्हारा मतलब है कि ये बंदा भी बेले की लड़ाई में जख्मी हुआ है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, शानी ने कहा। लगता था शानी की बात बाबू के दिल को लगी है। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर लंबी सांस लेकर कहने लगी, तू ऐसा करके दरवाजे को बाहर से ताला लगा दे। सुबह सवेरे हम दोनों इससे बात करेंगे। अगर तो ये बाहर का बंदा है और किसी बाहर की लड़ाई में जख्मी हुआ है, तो फिर इसकी मरहम पट्टी में कोई हर्ज नहीं और इसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद दी जा सकती है। लेकिन अगर इसका चक्कर हमारी हवेली या यहाँ के किसी बंदे से हुआ, तो फिर हमें बैर और मुंशी को बताना ही पड़ेगा। रात का बेशतर हिस्सा शानी ने जागते ही गुजारा। अजनबी की बेचारगी और उसकी हालत बार बार इसके जहन में आ रही थी। वो इसके करीब पानी तक रख कर नहीं आई थी। पता नहीं कि वो किस हालत में था, कहीं बेहोशी की हालत में खत्म ही ना हो गया हो। वो खालिस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सोच रही थी। सुबह अभी दूर थी। बाबू गहरी नींद सो रही थी। अचानक शानी को लगा कि सीढ़ियों के नीचे बंद कमरे में जख्मी दर्दनाक अंदाज में करा रहा है। वो आवाज साफ तौर पर नहीं सुन रही थी, लेकिन महसूस यही होता था कि रात के सन्नाटे में धीरे धीरे कराने की आवाज दरो दीवार में सरसरा रही है। अब पता नहीं कि यह वहम था या हकीकत। इसका दिल लरजने लगा। इसकी फितरी हमदर्दी और खुदा तरसी से झुंझोड़ने लगी। वो आहिस्ता से उठी, तकिया के नीचे से चाबी निकाली और जीनों पर नंगे पांव हौले हौले चलती नीचे आ गई। इसने दिल खड़ा करके कफल में चाबी घुमाई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अजनबी वाकई करा रहा था, मगर इसकी आवाज इतनी मदम थी कि बमुश्किल कमरे से बाहर निकलती होगी। इसका मतलब था कि शानी ने जो कराएं सुनी थी वो ख्याली थी। वो उसी तरह फर्श पर लेटा था। उसकी रान के जख्म से रिसने वाला खून उसके स्याह तहबंद को गीला कर रहा था। बाकी जख्मों से रिसने वाला खून तकरीबन बंद हो चुका था। अजनबी दरमियानी शक्लो सूरत का था। उसका चेहरा फरबा नहीं था। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी और उसकी जफा कशी को जाहिर करती थी। मूंछों के नीचे उसके होंठ सूख कर अकड़ रहे थे। तो पानी, उसके होंठों से सरगोशी की आवाज निकली। शानी ने कूलर में से पानी निकाला और उसके सरहाने आ बैठी। बाईं हाथ से उसका सर ऊंचा करके वो दाईं हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी उसके होंठों में टपकाने लगी। तब उसने अलमारी से सोफे के 2 कुशन निकाले और उन्हें तकिए की जगह जख्मी के सर के नीचे रख दिया।
इसने महसूस किया कि जख्मी को तवानाई की शदीद जरूरत है। वो दबे पांव बावर्ची खाने में गई। वहां से उसने एक मुनक्कश गिलास में थोड़ा सा दूध निकाला, दूध में देसी घी मिलाया और दोबारा जख्मी के पास आ गई। इसने कोशिश करके तकरीबन 1/3 गिलास उसे पिला दिया। इस सारी कार्रवाइयों के दौरान 1-2 बार उसकी निगाह जख्मी के चेहरे की तरफ भी गई। हर बार उसने देखा कि वो यकटुक उसी की तरफ देखता चला जा रहा है। जख्मी की निगाहों में कोई अजीब सी बात थी। रोजमर्रा की जिंदगी में होश संभालने से अब तक शानी ने बहुत से मर्दों की निगाहें देखी थी। उनमें अजनबी भी थे और अपने अजीज भी, खूनी रिश्तेदार भी थे और पराये भी, लेकिन जो कैफियत वो इस निगाह में देख रही थी, इसका तजर्बा उसे कभी नहीं हुआ था। एक सर्द सी लहर इसके अंदर गहराई तक दौड़ गई थी। इसे लग रहा था कि इस निगाह में एक दूधिया रोशनी फूट रही है और किसी बेनाम खुशबू के साथ मिलकर ये रोशनी उसके गिर्द एक हाला सा बना रही है। इसे अजनबी की निगाहों से चुंझलाहट होने लगी। वो ऐसे क्यों देख रहा था? इसका सारा ध्यान तो अपनी शदीद जिस्मानी तकलीफ की तरफ होना चाहिए था, और वो तकलीफ में था, इसमें कोई शक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ ही थी जिसके सबब शानी खर मसलत को बालाए ताक रखा था और उसकी तीमारदारी कर रही थी। जो चंद पट्टियां ज्यादा भीग गई थी वो इसने जख्मी के जिस्म से अलहदा की और जख्मों पर ताज़ा राख रखकर नई पट्टियां बांधी। कमजोरी के सबब जख्मी पर बार बार गुनूदगी तारी हो जाती थी और फिर तकलीफी के सबब गुनूदगी टूट भी जाती थी। जब गुनूदगी नहीं होती थी तो वो कराने लगता था। उसका मुंह अंदर से भी घायल था, शायद इसलिए उसे बोलने में ज्यादा दुश्वारी हो रही थी। इसने चंद टूटे फूटे अल्फाज कहे जिनमें से बस एक लफ्ज ही उसकी समझ में आया, मेहरबानी। सीरो के बल्ब की मदम रोशनी में शानी ने ध्यान से जख्मी का लिबास देखा। उसके कपड़ों पर कीचड़ के अलावा सरकंडों का बहुत सा बूरा भी चिमटा हुआ था और सरकंडे यहाँ सिर्फ बेले ही में थे। कम अज कम शानी ने तो बेले ही में देखे थे। ये कियाफा दुरुस्त महसूस होता था कि अजनबी शख्स बेले की लड़ाई में ही जख्मी होकर यहाँ पहुंचा है। अब मसला ये था कि इसका क्या किया जाए। अभी इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसे यहाँ से निकल जाने को कहा जाता। हवेली के किसी दूसरे फर्द को इसके बारे में इतला देना भी मुनासिब नहीं था। जैसा कि बाबू ने बताया था कि ये सियालों का बंदा है और सियालों को इलाके के चौधरी अच्छा नहीं समझते। अजनबी की हालत अब कदरे तसल्ली बख्श थी। शानी ने सरगोशियों में उसे समझाया कि वो खामोशी से यहाँ पड़ा रहे, वरना मुश्किल में पड़ सकता है। उसने पानी का गिलास उसके नजदीक रखा, दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल किया और ऊपर बाबू के पास चली गई। दिन चढ़ने के बाद शानी और बाबू मकबूल सर जोड़कर बैठ गई। उन्होंने गैर दानिस्ता तौर पर एक जिम्मेदारी उठा ली थी। अब चाहती थी कि जल्द अज जल्द इससे ओहदा बरा हो जाए। वो किसी मजीद चक्कर में उलझना नहीं चाहती थी और मजीद चक्कर से बचना इसी सूरत में मुमकिन था कि अजनबी हिफाजत के साथ यहाँ से निकल जाता। दिन में अजनबी से रब्ता करना आसान नहीं था। सीढ़ियों और बरामदे में मुलाजमों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। सिर्फ दोपहर के वक्त मौका मिल सकता था। इस वक्त जरा सुकून होता था। उस रोज बाबू के मैके से चंद मेहमान भी आ गए। उन मेहमानों के सबब सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे की तरफ जाना और भी मुश्किल हो गया। दोपहर 2 बजे के करीब शानी ने मुश्किल से चंद मिनट निकाले, कफल खोलकर अंदर गई और वो टेक लगाकर बैठा था। उसने कमरे के अंदर ही 3-4 छोटी लकड़ियां ढूंढी थी और उन्हें अपने टूटे हुए बाजू के साथ जोड़कर ऊपर पट्टी बांध ली थी। उसका रंग अब भी लीमू की तरह जर्द था और उसे हिलने जुलने में दुश्वारी होती थी। शानी नीम गर्म दूध से भरा हुआ पीतल का गिलास उसके करीब रखा और बोली, थोड़ा थोड़ा करके पी लो, बहुत मेहरबानी। उसने अपनी जख्मी मुंह को बमुश्किल हिलाया। आंखों में वही अजीब सी कैफियत थी। ये रिक्कत, एहसानमंदी और अकीदत से मिलती जुलती कोई चीज थी। शानी उससे पूछना चाहती थी कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है, लेकिन इसी दौरान में मेन गेट की तरफ गाड़ी के इंजन का शोर सुनाई दिया। ये फाखर की गाड़ी थी। क्या वो वापस आ गया था? इतनी जल्दी वापस आ गया था? खून शानी की रगों में सनसना उठा। इसने अफरा तफरी में कमरे का दरवाजा बाहर से मुकफ्फल किया और सीढ़ियां चढ़कर बाबू के पास आ गई। बाबू भी खौफजदा नजर आ रही थी। यकीनन उसने भी हवेली से बाहर फाखर की गाड़ी की आवाज सुन ली थी। वो ऊपर की एक बालकनी से नीचे आते में देखने लगी। ताम वो इस तरह खड़ी थी कि उन्हें नीचे से ना देखा जा सके। अगर वाकई फाखर आ गया था तो फिर बड़ी मुसीबत पड़ सकती थी। हवेली में एक गैर शख्स मौजूद था और शानी और बाबू के सिवा उसके मुतल्लक किसी को मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद बाबू के सीने से इत्मीनान की तवील सांस निकल गई। यकीनन शानी की परेशानी भी एकदम नापेद हो गई थी। ये गाड़ी फाखर को लेकर नहीं आई थी। जैसा कि थोड़ी देर बाद मालूम हुआ, फाखर इस्लामाबाद चला गया था। वहाँ उसके दोस्त के पास 3-4 गाड़ियां मौजूद थी। लिहाजा फाखर ने इस गाड़ी को फालतू समझते हुए वापस भेज दिया था। फाखर का रोब अमेज खौफ सिर्फ बाबू या शानी तक महदूद नहीं था। हवेली में मौजूद गालबन बैर जी के सिवा हर जीस इस खौफ में मुब्तला रहता था। उसकी मौजूदगी में हर किसी के आसाब तने रहते थे। लहजे, मोहतात और हरकातों सकनात नबी तुरी होती थी। उसकी गैर मौजूदगी में हर शय अपनी असल हालत में आ जाती थी। दरोबाम में जिंदगी की लहर दौड़ती थी और माहौल की कशीदगी एक रवां दवां बेतकल्फी में ढल जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ।
ये जानकर के नीली लैंड क्रूजर पर फाखर की बजाय उसका एक मुलाजिम और 2 गार्ड आए हैं। बाबू और शानी की अंदरूनी कशीदगी भी एक खुशगवार इत्मीनान में ढल गई थी। शानी ने बाबू को बताया कि जख्मी अब पहले से बेहतर नजर आता है। उसका मुंह अंदर से बुरी तरह जख्मी है, लेकिन वो कोशिश करके 1-2 लफ्ज अदा कर लेता है। वो देर तक सर जोड़े बैठी रही और कोई तरीका ऐसा सोचती रही जो जख्मी को हवेली से निकालने के लिए महफूज तरीन हो। बाबू ने कहा, कम अज कम आज की रात तो हमें ऐसा मौका नहीं मिल सकता। वो क्यों? शानी ने पूछा। कल हफ्ता है। हफ्ते की शाम 4-5 कारिंदे छुट्टी पर चले जाते हैं। फाटक पर 3 पहरेदारों की बजाय 1 या 2 पहरेदार होते हैं। हवेली के पिछवाड़े भी पहरा नरम होता है। कभी कभी पिछवाड़े वाले पहरेदार दारू शारू भी पी लेते हैं। मेरे ख्याल में तो कल किसी वक्त इसे यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। हाँ, आज तो वैसे भी वो चलने फिरने जोगा नहीं है, शानी ने कहा। बाबू की पेशानी पर सोच की लकीरें थी। कहने लगी, इस तरह भी हो सकता है कि मैं फाटक वाले बंदे को किसी काम के बहाने अंदर बुला लूं। बरामदे के आखिरी सिरे पर बिजली का मेन स्विच है। जब फाटक वाला बंदा अंदर आएगा तो मैं मेन स्विच ऊपर कर दूंगी। 2-4 मिनट के लिए भी अंधेरा हो जाए तो वो शख्स यहाँ से निकल सकता है। बाबू और शानी प्रोग्राम बनाती रही, लेकिन उनके सारे प्रोग्राम धरे रह गए। रात 10 बजे के बाद जब बाबू और शानी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची और उन्होंने जख्मी को देखना चाहा तो उन्हें शदीद धचका लगा। वो कमरे में मौजूद नहीं था। दरवाजे का कफल हाजमी था, उसे अंदर से तार वगैरह डालकर बड़ी होशियारी से खोल लिया गया था। जख्मी ने कमरे के अंदर ही एक शलवार कमीज और चादर ली थी। उसके खून आलूद कटे फटे कपड़े वगैरह वहीं कोने में धरे थे। खाली कमरा देखकर बाबू और शानी को दचका सा तो लगा, लेकिन उसके साथ ही एक तरह का इत्मीनान भी हुआ। उन्हें एक भारी और खतरनाक जिम्मेदारी से निजात मिल गई थी, जिसे यहाँ से बाहिफाजत निकालने के लिए वो दिन भर परेशान रही थी। वो ये काम खुद ही कर गुजरा था। इन्हीं उस शख्स की हिम्मत और कुव्वत बर्दाश्त पर भी हैरत हुई। वो सख्त जख्मी था, इसके अलावा वो ये भी जानता था कि इस कमरे से बाहर निकलते ही वो खतरे की जद में आ जाएगा। फिर भी वो यहाँ से निकला था। क्या ख्याल है बाबू, वो बचकर निकल गया होगा? शानी ने पूछा। उम्मीद तो है, अगर वो पकड़ा जाता तो शोर शराबा होता, पर मुझे एक और बात का भी शक हो रहा है। बाबू ने जरा तवक्कुफ से कहा। वो क्या? कहीं हवेली के अंदर ही से तो किसी ने उसकी मदद नहीं की? शानी ने ध्यान से आजमी कफल को देखा। कफल के साथ ही जो कुछ किया गया था उसे अंदर से किया गया था। उसका सोरा खुला हो गया था और पीतल पर वाज़ेह रगड़े भी नजर आ रही थी। वो ये निशान बाबू को दिखाकर बोली, बाबू आपका अंदाजा ठीक नहीं है। बाबू ने भी ध्यान से ताले को देखा और इस बात में सारी लाने लगी। उसके बाद वो कमरे को मुकफ्फल करके बाहर इहाते में आई। वो काफी देर तक आम से अंदाज में हवेली के अंदर बाहर घूमती रही। फाटक की तरफ भी गई, उन्हें कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। तीसरा दिन इतवार का था। इतवार के रोज अलल सुबह हवेली की इहाते में एक गाड़ी दाखिल हुई। खिड़की में से गाड़ी की झलक देखते ही शानी के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। इस सनसनी के साथ खुशी का एक रेला भी था। ये उसके अब्बा जी की गाड़ी थी। दरवाजा खुला और शानी का दराजकद भाई आदिल सुल्तान बाहर निकला। वो सफेद शलवार कमीज और वास्कट में शानदार नजर आ रहा था। शानी ने नजरों ही नजरों में भाई को सरतापा चूम लिया। वो फिर दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और भाई से लिपट गई। भाई ने भी बार बार उसका माथा चूमा, फिर वो दोनों अंदर आ गए। शानी को लग रहा था कि उसने बरसों बाद अपने किसी शरासा की सूरत देखी है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो एक एक का हाल पूछने लगी, अब्बा जी, फूफी, आमना, चच्ची नुसरत, निगत, ताया मासूम। फिर उसने घर के हर मुलाजिम और मुलाजमा के बारे में पूछा। उसके बाद सहेलियों की बारी आई, सकीना, सुगना, शमीम और पता नहीं कौन कौन। वो एक ही सांस में पूछती जा रही थी और आदिल सुल्तान मुख्तसर बताता जा रहा था। आखिर वो थक कर बोला, भाई वो इसे बैठने को नहीं कहोगी? हाँ हाँ बैठो ना भाई। वो चौंक कर बोली, फाखर कहाँ है? आज तो छुट्टी है ना। वो लाहौर है। ओहो, वो होता तो बेहतर था। क्या मतलब भाई? मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, आदिल सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा। क्यों, खैरियत तो है भाई? वो जरा चौंक गई। हाँ खैरियत ही है, बस अब्बा जी जरा बीमार हैं। हाय मैं मर गई। क्या हुआ अब्बा जी को? वो सरतापा लर्ज गई, रंग जर्द हो गया। बस सीने में जरा दर्द हुआ था। लाहौर हॉस्पिटल लेकर गए थे, अब वापस आ गए हैं, काफी बेहतर हैं। शानी सन्नाटे की सी कैफियत में थी। रुआनसी आवाज में बोली, इतना कुछ हो गया लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं? कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं भाई, अब ठीक है, तुम्हें याद कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं खुद जाकर ले आता हूँ। मैं अभी चलूंगी, शानी अपनी जगह से उठते हुए बोली। साथ वाले कमरे में जाकर वो जल्दी जल्दी अपने चंद कपड़े अटैची केस में रखने लगी। इसी दौरान में बाबू उसके पास आ गई। उसने आदिल और शानी के दरमियान होने वाली बातचीत सुनी थी और जान गई थी कि शानी के अब्बा जी को दिल की तकलीफ हुई है और अब शानी फौरी तौर पर भाई के साथ रंग वाली जा रही है। वो कुछ देर तक शानी को अटैची केस तैयार करते देखती रही, फिर ओले से बोली, अगर अब्बा जी की तबीयत अब ठीक है तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। मेरा मतलब है कहीं इस तरह एकदम चले जाने से फाखिर नाराज ना हो जाए। शानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तेज सरगोशी में बोली, बाबू तुम कैसी बात करती हो?
मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा है, मुझे बुला रहा है और मैं यहाँ बैठकर फाखर का इंतजार करती रहूं। अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस हवेली को और यहाँ के रहन सहन को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। फाखर और बैर जी की इजाजत के बगैर जाओगी तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हो जाए अगर मुश्किल होती है तो, शानी रोते रोते बोली। बाबू कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर बोली, अच्छा मैं मेहर जी के पास जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो तुम्हें जाने की इजाजत दे दे। शानी के कुछ कहने से पहले ही बाबू तेजी से बाहर निकल गई। देवरानी जेठानी में ये गुफ्तगू बड़े धीमे लहजे में हुई। साथ वाले कमरे में बैठे आदल तक आवाज नहीं पहुंची थी, फिर भी उसे अंदाजा हो गया कि कुछ खुसर फुसर हो रही है। 10 मिनट के अंदर अंदर शानी जाने के लिए तैयार हो गई। इसी दौरान में बाबू ने आदल के लिए चाय बिस्किट वगैरह भिजवा दिए थे। खुद तो वो शायद बैर जी के पास चली गई। बैर जो कुछ बोलता था वो कम अज कम शानी की समझ में तो नहीं आता था, लेकिन वो लोग जो इस हवेली में उसके साथ काफी अरसे से रह रहे थे उसकी गूं गां समझ लेते थे। खास तौर से उसका पहलवान नुमा मुलाजिम अकबरा तो आंख के इशारे तक पहचानता था। बाबू की वापसी 10 मिनट बाद हुई। उसकी सूरत देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि वो मायूस लौटी है। तब तक शानी चादर ओढ़ चुकी थी और मुलाजिम तफैल ने अटैची केस थाम लिया। इससे पहले कि बाबू कुछ कहती अकबरा अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर आदिल को सलाम किया और बोला, चौधरी जी छोटी मालकन आपके साथ जा रही हैं? हाँ जा रही हैं। क्यों, क्या बात है? जनाब आप नाराज ना हो, बैर जी कहते हैं कि छोटी मालकिन चौधरी फाखर साहब से इजाजत देने के बाद जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आदिल घर जा, रंगवाली में चौधरी रिशाद बीमार हैं, बेटी को पुकार रहे हैं, मैं इसे लेने आया हूँ और तुम कहते हो इसके लिए इजाजत नामा दरकार है। जनाब हम तो मुलाजिम लोग हैं, आप सर पर जूतियां भी मार लेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर जो मालिक का ऑर्डर है वो मैंने आपको बता दिया है। चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि वो इस्लामाबाद से वापस आएंगे तो खुद छोटी मालकिन को रंगवाली ले जाएंगे। आदिल का रंग गुस्से से अंगारा हो गया। दोनों हाथ कूलों पर रखकर बोला, अच्छा तो तुमको छोटी मालकिन पर निगरान बिठाया गया है ताकि वो इस चार दीवारी से बाहर कदम ना निकाल सके? मेरी क्या हैसियत है जी, मैं तो बस हुक्म का बंदा हूँ। अकबरे ने सपाट लहजे में कहा, अगर मैं छोटी मालकिन को ले जाऊं तो तुम रोकोगे मुझे? मैं जानता हूँ ये बेअदबी है, लेकिन मालिक का ऑर्डर तोड़ना भी मुश्किल है। तो ठीक है हम जा रहे हैं, तुमने जो करना है कर लो। आदिल की आवाज गजब से दर्द रही थी। बाबू ने देख लिया था कि बात बिगड़ रही है। वो तेजी से आगे आते हुए बोली, अकबरे अपना दिमाग ठीक करो, ये कोई आम मेहमान नहीं है, छोटी मालकिन का भरा है, हमारे लिए इज्जत की जगह पर है। मैं कब कह रहा हूँ इज्जत की जगह पर नहीं है? मेरी खाल खींच कर फर्श पर बिछा ले, उफ नहीं करूंगा। लेकिन अकबरे की लेकिन पर आदिल का रंग फिर गहरा शुरू हो गया। उसने रोती हुई शानी का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। शानी का ख्याल था कि अकबरा रास्ते से हट जाएगा, मगर उसने आदिल का रास्ता रोकने की कोशिश की। आदिल जब उसे धकेलता हुआ इहाते की तरफ बढ़ा तो अकबरे ने बेलियाद लहजे में अपने किसी साथी नूरे को पुकारा, नूरे फाटक बंद कर दे। बाबू ने चीख कर कहा, अकबरे ये क्या कर रहे तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, ना कर ऐसे पीछे हट जा। मगर यूं लग रहा था कि जोरदार धक्का खाने के बाद अकबरे का बीटर भी घूम गया है। वो फिर गर्ज कर बोला, नूरे मैं कह रहा हूँ फाटक बंद कर दे। दूरे जिस्म का दराज का नूरा झिझकता हुआ फाटक की तरफ बढ़ा। जब तक वो फाटक के दोनों हिस्सों को हरकत देकर एक दूसरे के करीब लाता, आदिल का मुलाजिम उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने नूरे को फाटक बंद करने से रोक दिया। इसी दौरान में आदिल ने शानी को जीप में सवार करा दिया। ड्राइवर ने जीप को यू टर्न दिया और फाटक की तरफ बढ़ा। तब तक फाटक के करीब 5-6 अफराद जमा हो चुके थे। उनमें बाबू, मुंशी रशीद और अकबरा भी थे। दरअसल आदिल के राइफल बरदार मुलाजिम ने नूरे को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और अब अकबरा मुलाजिम को बेताशा गालियां दे रहा था और उसी पर झपटने की कोशिश कर रहा था। बाबू उन दोनों के दरमियान आ रही थी और अभी तक किस कोशिश में थी कि मामला हद से ज्यादा बिगड़ने ना पाए। मुंशी रशीद भी इसी तगोदो में था। अचानक अकबरा फुनकारता हुआ आदिल के मुलाजिम से लिपट गया और उसे बेदरीक पीटने लगा। अब आदिल के लिए मुमकिन नहीं था कि तमाशाई बना रहता। उसने अकबरे को जोरदार थप्पड़ रसीद किया और फिर ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। उसके साथ ही कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। इससे पहले कि अकबरा उठता और खैर अंदेशी को बालाए ताक रखकर आदिल पर झपट पड़ता, आदिल ने उसकी टांग पर फायर कर दिया। गोली अकबरे की रान में लगी और वो वहीं लोट पोट होने लगा। आदिल तैश में दीवाना हो रहा था। वो कड़क कर बोला, कौन रोकेगा मुझे? और किसी चमचे ने बदमाशी दिखानी है? कुछ देर के लिए सबको सांप सूंघ गया था। आदिल घर जा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ खराम साधो। उसके साथ ही उसने पिस्तौल से फाखर के कारिंदों की तरफ फायर किए। ये फायर डराने के लिए थे। गोलियां उनके पांव के करीब कच्ची जमीन में लगी और वो तितर बितर हो गए। बाबू और शानी ने आगे बढ़कर आदिल को बड़ी मुश्किल से संभाला। अगर वो ऐसा ना करती तो ऐन मुमकिन था वो जमीन पर लोटपोट होते हुए अकबरे को एक और गोली मार देता। अकबरा जख्मी होने के बावजूद चीखता चिंगारता रहा और वावेला करता रहा। शानी जानती थी कि अब किसी भी वक्त बैर जी भी अपनी व्हील चेयर धकेलते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे और मामला मजीद बिगड़ जाएगा। गालमन बाबू और मुंशी रशीदा भी ये बात अच्छी तरह समझ रहे थे।
उन्होंने आदिल और शानी को धकेल कर जीप में सवार किया। मुंशी रशीद ने खुद आगे बढ़कर फाटक खोला। कुछ ही देर बाद आदिल की जीप नारपुर की हवेली से निकलकर उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ रही थी जो आगे जाकर पुख्ता सड़क से जा मिलता था। अब्बा जी को देखकर शानी का दिल खून हो गया। वो चंद रोज ही में बरसों के बीमार नजर आने लगे थे। रुखसारों पर दर्दी फैली हुई थी, आंखें गहराई में उतरी हुई थी। शानी ने अपना सर उनके चौड़े सीने पर रख दिया और चीसकियां लेने लगी। वो इसके सर पर मुसलसल हाथ फेरते रहे, तसल्ली देते रहे। मेरी कमली थी, मैं बिल्कुल अच्छा भला हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जो थोड़ी बहुत तकलीफ थी वो भी तुझे देखने के बाद दूर हो गई। उन्होंने शानी को बमुश्किल अपने सीने से उठाया और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर उसकी सूरत देखने लगे। शानी ने जल्दी से पलकें झुका ली, जैसे उसे डर हो कि उसका बाप उसकी आंखों में वो सारी तकलीफ, तौहीन और पेशेमानी पढ़ लेगा जो उसे अपने ससुराल में उठाना पड़ रही थी। उसके बाप ने उसके लिए सुनहरी ख्वाब देखे थे, उसके लिए नेक तमन्नाएं की थी, दीम शब की बेशुमार दुआएं उसके नाम की थी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अपनी लाडली को एक अच्छा घर और अच्छा जीवन साथी दे सके। अब जो कुछ हो रहा था वो इसका मुकद्दर था। वो अपने अलील बाप को अपने मुकद्दर की झलक दिखाकर मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी। रास्ते में बहन भाई के दरमियान ये तय हुआ था कि वो नारपुर में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र घर में नहीं करेंगे। बहरहाल अब दोनों बहन भाई देख रहे थे कि अब्बा जी की सवालिया नजरें बार बार इनके चेहरों की तरफ उठ रही थी। ये जहां दीदा नजरें अपने बच्चों की आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। आदिल तो थोड़ी देर में बाहर चला गया, ताम शानी को वहीं बैठना था। वो अब्बा जी से बातें करने लगी और साथ साथ उनके पांव दबाने लगी। फाखर नहीं आया तुम्हारे साथ? चौधरी इरशाद ने पूछा। नहीं अब्बा जी, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, अभी 4-5 दिन में आएंगे। बैर जी से पूछ कर आई? नहीं नहीं जी, शानी कलाई। तुम परेशान लग रही हो शानी, मुझे लगता है कि सब ठीक नहीं है। सब ठीक है अब्बा जी, फाखर बहुत अच्छे हैं, बैर जी, बाबू और बच्चे सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं बहुत खुश हूँ अब्बा जी। फाखर ने कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद खुद तुम्हें लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैंने तुम्हारे ताया मासूम को भेजा था, वो भी आंखों में आंसू लेकर वापस आया था। कहता था शानी की तबीयत ठीक नहीं है और फाखर भी फारिग नहीं है। वो कहता है जब फारिग होगा तो खुद शानी को लेकर आएगा। हाँ, 1-2 दिन के लिए जरा बुखार हो गया था अब्बा जी, शानी ने कहा और उसके साथ ही मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसे लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और उसने मुस्कुराने की कोशिश जारी रखी तो आंसू उसकी आंखों से निकलकर अब्बा जी की हाथ की पुश्त पर गिरने लगे। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। इसी दौरान में उसे अपनी सहेली सकीना की सूरत नजर आई। मौका गनीमत जानकर वो उठी और सकीना की तरफ लपक गई। कुछ ही देर बाद सकीना और शानी कमरे में बैठी थी। शानी ने फैसला कर रखा था कि वो अपनी अजीज तरीन सहेली को भी अपने मसाइब के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसे अपने आंसू खल्क में गिरा लिए थे और चेहरे पर बशाशत पैदा कर ली थी। सब ठीक है ना? सकीना ने उसे गुदगुदाते हुए पूछा। हाँ ठीक है, वो मुस्कुराई। मैं ना कहती थी तेरे हुस्न का जलवा देखेगा तो सारी अकड़ शाकड़ भूल जाएगा। तू चीज ही ऐसी है भाई, ईमान से कहती हूँ, जब से तू गई है सारा पिंड ही वैरान लगता है। ना कोई हंसी मजाक, ना कोई छेड़खानी, और तो और सुगना की मंगनी पर भी कोई रंग नहीं जम सका। तेरा दिल भी ऐसा लगा है वहां के मंगनी पर भी वापस आने का नाम नहीं लिया तूने। हिमान से आखिरी वक्त तक हम सारी तेरी राह देखती रही, बस उन्होंने आने ही नहीं दिया। बेध्यानी में शानी के मुंह से निकल गया। सकीना फौरन बात को दूसरी तरफ ले गई। आने कैसे देता? हमने अभी तो कोई ऐसी वैसी शय नहीं दिया उसे। पूरे रंग वाली का कलेजा निकाल कर रख दिया उसके हाथ पर। सारी उम्र तेरी गुलामी ना करे तो मेरा नाम बदल देना। बस जरा अपने हिसाब से चलाती जाना उसे, ना ज्यादा तरसाना ना ज्यादा रुझाना। थोड़ी थोड़ी भूख रहे, थोड़ी थोड़ी मिटती रहे। सकीना की आंखों में शरारत नाच रही थी। शानी के दिल का हाल सकीना से उजल था। ऊपर से हंस रही थी और अंदर से रो रही थी। रात तक वो अब्बा जी के बिस्तर के गिर्द घूमती रही। कभी उन्हें फल काट कर दे रही थी, कभी दवा खिला रही है, कभी अखबार पढ़कर सुना रही है। उसने अपने भारी भरकम कपड़े और जेवर उतार दिए थे। हल्की फुल्की शलवार कमीज पहन ली थी और बाल ढीले ढाले अंदाज में बांध लिए थे। वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मछली और वापस पानी में आ गई हो। बहरहाल उसका ध्यान मुसलसल अपने भाई आदिल की तरफ लगा हुआ था। उसे हवेली में छोड़कर कुछ ही देर बाद वापस चला गया था और अभी तक नहीं आया था। पता नहीं था कि नारपुर में क्या सूरत हाल है। मेहर जी के खास मुलाजिम को गोली लगी थी और ये कोई मामूली वाकया नहीं था। बात बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती थी। फाखिर खुद भी नारपुर में मौजूद नहीं था। शानी का दिल अंदर से कांप रहा था और चौधरी इरशाद की खोजी नजरें बार बार बेटी के चेहरे की तरफ उठ जाती थी। आदिल की वापसी रात 9 बजे के बाद हुई। मौका मिलते ही शानी ने उससे बात की। भाई क्या बना? कुछ नहीं, सब ठीक है, आदिल ने तसल्ली दी। उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, हवेली में डॉक्टर मंगवा कर गोली निकाली गई है। मेहर जी के बारे में कुछ पता चला? सुना उस बुड्ढे ने कुछ शोर मचाया था। वो पुलिस को बुलाना चाहता था, मगर तुम्हारी जेठानी मकबूल ने मामले को संभाल लिया। कम अज कम वक्ती तौर पर तो संभाल ही लिया है।
शानी की तासरात से महसूस हुआ कि आदिल के मुंह से अपने दादा ससुर के लिए बुड्ढे का लफ्ज सुनकर उसे अफसोस हुआ है। वो रुआंसी आवाज में बोली, भाई जो कुछ भी है, लेकिन बैर जी मेरे लिए इज्जत की जगह पर है, बल्कि हम सब के लिए। खुदा के लिए शानी चुप रहो। आदिल ने झुंझलाकर शानी की बात काट दी। भाई का रवैया शानी के लिए नाकाबिले फहम था। उसकी बातों से तो यूं लगता था कि नारपुर में उसके साथ जो कुछ होता रहा है वो आदिल के इल्म में है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदिल सुनी अनसुनी करते हुए बोला, शानी हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके लहजे में इंतहा दर्जे का दर्द था। क्या कह रहे हैं भाई? शानी ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। अब्बा जी मुझे पूरी बात नहीं बता रहे, लेकिन वो जो कुछ भी बता रहे हैं उससे साबित होता है कि तुम्हारे ससुरालियों ने हमें बेवकूफ बनाया है। हमें अंधेरे में रखकर हम से पुरानी दुश्मनी चुकाने की कोशिश की गई है। आदिल के लहजे में दुख की शदीद लहर थी। पुरानी दुश्मनी? शानी के होंठ लरते। शानी का ध्यान एक बार फिर खुदा बख्श के कुएं पर पेश आने वाले वाक़े की तरफ चला गया, लेकिन उसके बारे में आदिल को क्या पता था? और फिर उस वाक़े को पुरानी दुश्मनी भी तो नहीं कहा जा सकता था। ये तो सिर्फ 2-4 साल पहले की बात थी। तो क्या इसके अलावा भी कोई वजह दुश्मनी की थी? वो बेदम सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। गिरदोपेश निगाहों में चकरा रहे थे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। शानी के होंठों से सहमी सहमी आवाज निकली। आदिल का चेहरा लाल भभूका हो रहा था। वो बोला, रिश्ते के मौके पर वो खबीस बुड्ढा सामने नहीं आया, इसी वजह से हम सबको इतना बड़ा धोखा हुआ। वही सारे फसाद की जड़ है। वो कत्ल किए जाने के लायक है। भाई खुदा के लिए मेरे सामने ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। शानी रो पड़ी। मैं क्या बातें करूंगा, मुझे तो अभी खुद भी सारी बात का पता नहीं। अंधेरे में टामक टोइयां मार रहा हूँ। आदिल ने बड़े करब से कहा, फिर जरा तवक्कुफ करके बोला, अब्बा जी ने सिर्फ इतना बताया कि 60-70 साल पहले हमारे दादाजी का ब्याह उसी गांव में हुआ था जहां वो बुड्ढा बैर जी रहता है। ये दुश्मनी उसी रिश्ते की वजह से शुरू हुई थी। तुम बगैर 60-70 साल पहले की बातों का मुझसे और फाखर से क्या ताल्लुक है भाई? आदिल के चेहरे का कर्ब बढ़ गया। वो बोला, मेरी भोली भाली बहन, तू 60-70 साल की बात करती है, यहाँ तो 700 साल पहले की दुश्मनियां भी चुकाई जाती हैं। शायद भाई बहन के दरमियान ये तकलीफ दे गुफ्तगू कुछ देर मजीद जारी रहती, मगर इसी दौरान में चौधरी रिशाद को शदीद खांसी शुरू हो गई। शानी ने अपने आंसू पूंछे और उन्हें दवा खिलाने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। अब अब्बा जी के दिल की तकलीफ की वजह कुछ शानी की समझ में आने लगी थी। इसकी शादी के दौरान में या शादी के बाद उन पर कुछ चंदोनाक इंकशाफात हुए थे। अपने नए रिश्तेदारों के हवाले से कुछ ऐसा उनके इल्म में आया था जिसने उनके दिलो दिमाग में तूफान बर्पा कर दिया था। इस तूफान का ज्यादा असर उनके दिल पर हुआ था और वो हॉस्पिटल के शोबा कार्डियोलॉजी में जा पहुंचे थे। अगले रोज शानी बहुत सवेरे उठ गई। इसके दिल में शायद ये ख्वाहिश थी कि इसके अब्बा जी बागीचे की गीली घास पर नंगे पांव टहल रहे हों और वो उन्हें देखे और खुद भी इनके साथ टहलने लगे। लेकिन अब्बा जी तो बिस्तर पर थे और सो रहे थे। उनकी सेहत उन्हें चहल कदमी की इजाजत नहीं देती थी। शानी ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेली बागीचे में चली गई। एकदम उसे लगा कि अभी किसी झाड़ी की ओट से उसका दादा ससुर बैर जी बरामद होगा, अपने खौफनाक चेहरे से उसे दहशत ज़दा करेगा और फिर उस पर नाकाबिले फहम अल्फाज की बौछार कर देगा। अपनी इस खाम ख्याली पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। वो बैर जी के बागीचे में नहीं थी, अपने बाबुल के आंगन में थी। यहाँ का हर फूल पत्ता घास का हर तिनका इसे जानता था, पहचानता था। इसने चप्पल उतार दी और ठंडी घास पर घूमने लगी। हवेली का मुलाजम बख्तावर कुछ लाठियां लिए पिछवाड़े की तरफ जा रहा था। इन लाठियों पर चमकीली बेखें लगाई जाती थी और उन्हें मजबूत रखने के लिए सरसों के तेल में डबोया जाता था। यहाँ हवेली के पुराने मुलाजम लठबाजी करते थे। जब शानी बच्ची थी तो इसके अब्बा जी और चाचा रईस और मुश्ताक भी लठ चलाने की मशक में शामिल हुआ करते थे। लेकिन अब सिर्फ आदिल का शौक ही बाकी रह गया था। वो भी रोजाना नहीं जाता था, बस हफ्ते में एक आध बार ही अखाड़े का रुख करता था। लठ चलाने में आदिल की महारत को सब मानते थे। बख्तावर और उसकी बगल में दबी लाठियों को देखकर शानी का ध्यान अपने शोहर की तरफ चला गया। उसे भी तो ये शौक लाहक था। हवेली में क़याम के दौरान इसने खुद अपनी आंखों से उसे लाठी चलाते देखा। बादअता बाबू से भी मालूम हुआ कि फाखर का ये शौक बहुत पुराना है। कोई भी ऐसा शख्स फाखर के पास मुलाजमत हासिल कर सकता है जो अच्छी लाठी चलाना जानता हो और फाखर के सामने अपनी महारत साबित कर सके। अभी तक शानी उसे एक इत्तफाक ही समझ रही थी कि इसके भाई और इसके शोहर का शौक एक ही है। वो नहीं जानती थी कि इस हवाले से इस पर एक जबरदस्त इंकशाफ होने वाला है। अब्बा जी इसके सामने एक पुरानी कहानी के पेचो खम से पर्दा उठाने वाले हैं।